देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया
कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी
युद्ध की रणनीति है, आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कल 26 मई था। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। और एक के बाद योजनाएं। और साथियों,
मैं गुजरात का ऋणी हूं। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। यहां से मुझे जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, यहां से जो मैं आप सबके बीच रह करके सीख पाया, जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज गुजरात सरकार ने शहरी विकास वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम को किया था, 20 वर्ष मनाने का। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 20 साल के शहरी विकास की यात्रा का जयगान करने का कार्यक्रम नहीं बनाया। गुजरात सरकार ने उन 20 वर्ष में से जो हमने पाया है, जो सीखा है, उसके आधार पर आने वाले शहरी विकास को नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने उसका रोड मैप बनाया और आज वो रोड मैप गुजरात के लोगों के सामने रखा है। मैं इसके लिए गुजरात सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए, उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। अब कल्पना कीजिए, 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में
आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्तों। और इसलिए 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे ना, 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहां पहुंचेगा, उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए और जब गुजरात 75 का हो, उसके 1 साल के बाद जो ओलंपिक होने वाला है, देश चाहता है कि वो ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। और इसलिए साथियों, जिस प्रकार से हमारा ये एक लक्ष्य है कि हम जब गुजरात के 75 साल हो जाए, और आप देखिए जब गुजरात बना उस समय के अखबार निकाल दीजिए, उस समय की चर्चाएं निकालिए, क्या चर्चाएं होती थी कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर क्या करेगा, गुजरात के पास क्या है, समंदर है, खारा पाट है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, क्या करेगा, गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं, गुजरात कैसे प्रगति करेगा। ये ट्रेडर हैं सारे, इधर से माल लेते हैं, उधर बेचते हैं, बीच में दलाली से रोजी रोटी कमा करके गुजारा करते, क्या करेंगे, ऐसी चर्चा थी। वही गुजरात जिसके पास एक जमाने में नमक से ऊपर कुछ नहीं था, आज दुनिया को हीरे के लिए गुजरात जाना जाता है। कहां नमक, कहां हीरे, ये यात्रा हमने काटी है। और इसके पीछे सुविचारित रूप से प्रयास हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए हैं। हमारे यहां आमतौर पर गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा होती है कि सरकार में साइलोज, ये सबसे बड़ा संकट है। एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं करता है, एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले से बात नहीं करता है, ऐसी चर्चा होती है। कुछ मात्रा में सही भी होगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मैं आज आपको बैकग्राउंड बताता हूं। ये शहरी विकास वर्ष अकेला नहीं, हमने उस समय हर वर्ष को किसी न किसी एक विशेष काम के लिए डेडिकेट करते थे। जैसे 2005 में शहरी विकास वर्ष मना गया, एक साल ऐसा था जब हमने कन्या शिक्षा के लिए डेडिकेट किया था, एक वर्ष ऐसा था जो हमने पूरा टूरिज्म के लिए डेडिकेट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब काम बंद करते थे, लेकिन सरकार के सभी विभागों को उस वर्ष
अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसको भी अर्बन डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है। हेल्थ विभाग है तो अर्बन डेवलपमेंट ईयर में कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है। जल संरक्षण मंत्रालय है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी एक प्रकार से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इस भूमिका से ये वर्ष मना। और आपको याद होगा जब हमने टूरिज्म ईयर बनाया तो पूरे राज्य में, उसके पहले गुजरात में टूरिज्म की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता, विशेष प्रयास किया गया। उसी समय एड कैंपेन चलाया, कुछ दिन को गुजारा गुजरात में, एक एक चीज उसमें से निकली। उसी में से रणोत्सव निकला, उसी में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसी में से आज सोमनाथ का विकास हो रहा है, गिर का विकास हो रहा है, अंबाजी का विकास हो रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स आ रही हैं, यानी एक के बाद एक चीजें डेवलप होने लगी। वैसे ही जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, और मुझे याद है मैं राजनीति में नया नया आया था और कुछ समय के बाद हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे पहले जीते। तब तक हमारे पास एक राजकोट म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, तब वो कॉरपोरेशन नहीं थी। और हमारे एक प्रहलाद भाई पटेल थे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही इनोवेटिव थे, नई नई चीजें सोचना उनका स्वभाव था।